हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे आई एम हेयर विद यू विद अ न्यू टॉपिक। मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स मुझे कॉल करके मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए आप कि दो कॉलम के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, या ऐसे कह लें इस बात को कि एक बीम मैक्सिमम कितनी लंबी बनाई जा सकती है। तो टुडे आई एम हेयर विद यू टू आंसर दिस टॉपिक। इस सवाल का जवाब एक या दो लाइन पे नहीं दिया जा सकता है। इट्स वेरी डिस्क्रिप्टिव आंसर, इट हैज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव आंसर। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और पूरा एलोबरेट करके इसका आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आज का टॉपिक है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। मीन्स दो कॉलम के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, या ऐसा कहें इनके बीच में डाली जाने वाली बीम मैक्सिमम कितनी लंबी हो सकती है। मैंने इस पे जितने भी वीडियो देखे सारे के सारे वीडियो आधे अधूरे बनाए गए हैं, किसी ने भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सबने अपने अंदाज से इस चीज़ को बताया है। लेकिन आज मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसका आपको जवाब दूंगा, और साथ साथ IS 456 कोड के रेलेवेंट रेफरेंसेस भी आपको दूंगा। अपने मन से मैं कुछ भी नहीं आपको बताने वाला। तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको पूरे जीवन भर के लिए मिल जाएगा। दोबारा आपको ना कोई किताब देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। कोई एक्सपीरियंस इंजीनियर्स ही आपको इन चीज़ों को बता सकता है। सो विदाउट गेटिंग एनी लेट, लेट्स बिगिन। तो दो कॉलम के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस या बीम की लेंथ 4 या 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर आपके सामने लिखा है टोटल लोड एक्टिंग ओवर द बीम। इस पॉइंट को समझने से पहले पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक आर्टिकल को मैं रिमाइंड कराता हूँ। आपने पढ़ा होगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वो सेंटर पर आता है, और इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है वो 5W L⁴/384 EI होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक में आप ये देख भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहीं से इसकी शुरुआत होगी। ये फॉर्मूला एक मैक्सिमम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कॉलम की लेंथ को डिसाइड करने पर। ओके, तो आपने देखा होगा जब भी आप इस तरह का कॉलम आपका होता है तो जो डिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम वो आपका सेंटर पे होता है। इस तरह से भी हम डिफ्लेक्ट होती है पैराबोलिकली, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको सेंटर पे मिलेगा, जिसकी वैल्यू ये मैंने आपके सामने लिखी है। इसमें देख लेते हैं सिंबल कौन कौन सा इस्तेमाल हो रहे हैं। डब्ल्यू आप जानते होंगे, लोड पर रनिंग मीटर होता है। एल लेंथ हो गई है, ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, और आई आपके बीम के इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ओके, तो किसी भी बीम का, चाहे वो स्टील की हो कंक्रीट की हो, आप इस फॉर्मूले से उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब कोड क्या कहता है इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बारे में, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे। कोड ये कहता है कि आपका कौन सा कोड, IS 456/2000, किस क्लॉज में ये बात, क्लॉज नंबर 23.2। वहाँ पे ये कहा गया है कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ये L/350 और 20 mm विच एवर इज लेस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही हम समझ सकते हैं बीम में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होना अच्छी बात नहीं है, तो कोर्ट ने ऑलरेडी से ही लिमिट कर दिया है कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। L/350 और 20 mm विच एवर इज लेस। एल आपकी लेंथ ऑफ बीम है। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब इस जानकारी से ही आपको पहला पॉइंट मिल जाता है बीम की लेंथ के बारे में। अब देखिए, आप सोचिए, ये जब आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, इसकी सीमा ये है, इस सीमा के अंदर इस डिफ्लेक्शन को रखना है। इस डिफ्लेक्शन को इतना रखने के लिए आप कोशिश क्या करेंगे, या तो डब्ल्यू कम हो ऊपर जो न्यूमरेटर में, या एल की वैल्यू कम हो। अब अगर टोटल लोड मीन्स लाइव लोड और डेड लोड एक्टिंग ओवर द बीम, अगर टोटल लोड बहुत ज़्यादा है तो इस डब्ल्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ओके, और अगर डब्ल्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस पूरे फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब डिफ्लेक्शन आपको इस लिमिट को क्रॉस कर सकता है। उस केस पे क्या होगा, अगर डब्ल्यू की वैल्यू ज़्यादा हुई तो एल की वैल्यू आपको कम रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर दोनों ही ज़्यादा हो तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारी इस क्लॉज को फिल कर देगा। ओके, तो पहला फैक्टर हम बिल्कुल समझ गए हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लोड हो बीम में, टोटल लोड बहुत ज़्यादा हो, तो आप लंबाई ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट हमारे समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीम की लेंथ किस पे डिपेंड करती है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर।
इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप ये कंक्रीट का बना हुआ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। फ्रेम स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आजकल जो बड़े मॉल्स बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, सबसे पहले बीम, कॉलम और स्लैब का एक फ्रेम तैयार कर दिया जाता है। ओके, और उस फ्रेम को बनने के बाद फिर उसमें ब्रिक्स वॉल दी जाती है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक पुरानी प्रैक्टिस भी है जिसे हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्रिक से कॉलम बनाया गया है, वॉल्स बनाई गई है, और इन कॉलम और वॉल्स पर ही आपके स्लैब को रेस्ट कर दिया गया है। ओके, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। ये अभी भी जो रूरल बैकग्राउंड हैं के लोग हैं वहाँ पर अभी भी ये प्रैक्टिस चलती है, और छोटे मोटे मकानों में जहाँ पर G+1 स्टोरी है ये काम आप कर सकते हैं। इवन दो कोड ऐसा नहीं कहता है। अर्थक्वेक के लिए क्या है, ये काफ़ी आपका हार्मफुल हो सकता है, लेटरल लोड बिल्कुल नहीं झेल पाएगा आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। बट छोटे मोटे एरिया में, छोटे मोटे मकानों में जहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, इस तरह के लोग इस तरह का प्रैक्टिस लोग अभी भी करते हैं। तो इसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इसे फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या था, लेंथ ऑफ बीम। इनसे क्या मतलब है लेंथ ऑफ बीम का? सीधा सीधा जवाब है, अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये मजबूत होता है, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर के केस में बीम की लेंथ को आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप अगर दो ब्रिक वॉल के ऊपर बीम डाल लें तो इस बीम को आप ज़्यादा लंबी नहीं बना सकते हैं। ओके, आप कितनी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आगे पता लगेगा आपको। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे लेंथ ऑफ बीम के लिए। ओके, तीसरे पॉइंट में बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ बीम। ओके, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बाय इंक्रीजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया deflection can be reduced. In that case, length can be increased. But beam will be heavy, so size of the column has to be bigger. थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपका पॉइंट मैंने क्या लिखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला आप देखिए, ये आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है BD³/12 होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये बीम का आपका क्रॉस सेक्शन है, और इस बीम के सेंटर से जाने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपकी BD³/12 होती है। अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस तरह से बीम की लेंथ को अफेक्ट करेगा। एक्चुअली होगा क्या, अगर आप B और D की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर आप B और D की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, इस डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले को देखिए आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ज़्यादा होने से आई नीचे आ रहा है, इस पूरी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ओके, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा बढ़ाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने से डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम होगी, और जब डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम होगी तो उस केस में आप एल की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं आप, WL⁴। अगर आई की वैल्यू आपने ज़्यादा कर दी है तो आपके पास थोड़ा सा मार्जिन है कि एल की वैल्यू आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, इसका मतलब आई का ज़्यादा बढ़ाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आई के ज़्यादा बड़े होने से हम एल की वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और आई की वैल्यू कब ज़्यादा बड़ी होगी, जब बी और डी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी। और बी और डी की ज़्यादा वैल्यू बड़े होने का मतलब साइज ऑफ बीम का बड़ा होना। ओके, तो ये पॉइंट भी हम समझ गए कि साइज ऑफ बीम अगर बड़ी होगी उस केस में हम लेंथ ऑफ बीम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ओके, चौथा पॉइंट देखिए आप, वेदर द कॉलम कम्स इन सीज्मिक जोन और नॉट। इस बात पर भी आपकी बीम की लेंथ डिपेंड करती है। सीज्मिक जोन का मतलब यहाँ पर है जो अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज हैं, जैसे 4 जोन में डिवाइड किया गया है भारत को अर्थक्वेक के हिसाब से। जैसे कश्मीर हो गया, उत्तराखंड का कुछ पार्ट हो गया, ये जोन 5 में आते हैं, काफ़ी सीज्मिक वल्नरेबल जोन माने जाते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक अर्थक्वेक एनालिसिस से रिलेटेड है ये पॉइंट। कौन सा कोड है अर्थक्वेक का, IS 1893/2016। ये अर्थक्वेक का कोड है जिसमें अर्थक्वेक के सारे जो रिलेटेड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, अगर आपकी बिल्डिंग सीज्मिक जोन पर है, सीज्मिक जोन का मतलब है जोन 4 या जोन 5, जो ज़्यादा अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज हैं, वहाँ पर आप बीम की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। आपको सीज्मिक जोन के भी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप कितनी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, फिर ये सीज्मिक एनालिसिस पे चला जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा यहाँ पर कि जहाँ पर अर्थक्वेक एरिया वहाँ पर आप बीम ज़्यादा लंबी रखने की कोशिश ना करें। कितनी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, डिस्कस करेंगे। ओके, पाँचवा पॉइंट क्या है, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। पाँचवा
पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है बीम की लेंथ को डिसाइड करते समय। IS 456 पेज नंबर 37 पर आप ये वाला पॉइंट देख सकते हैं। इस पॉइंट पर कोड क्या कहता है, L अपॉन डी, L बीम की लेंथ है, D इसकी इफेक्टिव डेप्थ है। कोड कहता है कि L बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू 20 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप L बाई डी की वैल्यू नहीं रख सकते। लिखा भी है मैंने मैक्सिमम वैल्यू 20। इसका मतलब आप ये ना समझे कि हर केस में ही आप L बाई डी 20 करेंगे, 20 मैक्सिमम वैल्यू है। आप L बाई डी की वैल्यू जनरली 10, 15, 16 के ऊपर हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर भी आपको बीम की लेंथ डिसाइड करने पे मदद करेगा। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं इस कोड पे, इस पेज नंबर पे चीज़ लिखी है। पॉइंट नंबर 6 देखिए आप, लास्ट पॉइंट है। पहले से समझते हैं क्या कहता है कोड। IS 456 पेज नंबर 39 पर ये कोड लिखा है, आप चेक कर सकते हैं क्या कहता है कोड। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेस्ट्रेंट, पहले शब्द का मतलब क्या हुआ हम इस बात को समझेंगे। ये आपकी बीम है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेस्ट्रेंट, लेटरल रेस्ट्रेंट का मतलब ये कॉलम या वॉल जो भी हैं आपके, इनकी बीच के डिस्टेंस को हम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेस्ट्रेंट कहते हैं। मतलब आप इसका मतलब सीधा सीधा समझिए, बीम की लेंथ को ही क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेस्ट्रेंट कहा गया है। क्या कहता है कोड, ये डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड 60 बी और 250 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज लेस, जहाँ डी आपकी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, बी आपका ब्रेड्थ ऑफ बीम है। कहता है कोड कि यहाँ पर ये डिस्टेंस है, यानी कि बीम की लंबाई जो है आपके 60 बी और 250 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज लेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इस केस में भी बीम की लेंथ पर क्या है अटैक किया गया है कोड ने, कि आपकी बीम की लेंथ इनसे, इस क्लॉज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि सर आपने ये सब कुछ तो बताया, आपने ये तो बताया नहीं कि डिस्टेंस कितनी रखनी है बीम की, लेंथ कितनी रखनी है बीम की, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम कितनी रखनी है। अगर आपको एक थंब रूल चाहिए, एक रफ रूल चाहिए, ठीक है, तो आप ये लेके चलें कि 4 मीटर तक की बीम अगर आपकी है, ओके, ये मैं रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अर्थक्वेक एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वरना फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं कर रहा हूँ केवल सिंपल बात, और आपकी ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग सिंगल स्टोरी या G+1 तक के लिए सही है। बाकी ऊंची अगर आपकी और बिल्डिंग होगी तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, 4 मीटर तक की बीम आप 9 बाई 9 के कॉलम पर बना सकते हैं, ओके। 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है तो आप 4 मीटर तक की बीम रख सकते हैं। कॉलम अगर 9 इंच बाई 12 इंच का है तो आप बीम की लेंथ 5 मीटर तक कर सकते हैं। ये रफ रूल अगर आपको याद रखना है तो एज ए थंब रूल आप इसे याद रख सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने एक लाइन फिर नीचे और लिखी है, फॉर G+1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग यू शुड अवॉइड 9 बाई 9 साइज कॉलम इन द स्ट्रक्चर। अभी मैंने कहा कि 9 बाई 9 इंच का कॉलम बनाइए, अब मैं अवॉइड करने की बात कह रहा हूँ। ये अर्थक्वेक एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इन दोनों फिगर्स में मैंने अर्थक्वेक एनालिसिस को नहीं लिया है। लेकिन आपका मकान अगर अर्थक्वेक प्रॉन एरिया पे है, जोन 4 जोन 5 में है, तो आप 9 बाई 9 इंच के कॉलम को कोड ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया है कि 9 बाई 9 इंच का कॉलम ना बनाए, ओके। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन अर्थक्वेक वाला अगर एरिया आपका नहीं है और आपका छोटा मकान है तो आप यू कैन यूज़ इट, ओके। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताए हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको उसे समझाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल है लेक्चर, तो शायद आपको दिक्कत हो रही हो। ओके तो एक एग्जांपल के तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 8 मीटर लंबी बीम, ओके, और इस पर जो मैंने लोड लगाया है 100 न्यूटन पर एमएम का लगाया है, और इसकी क्रॉस सेक्शन 250 बाई 500 की, 500 इसकी इफेक्टिव डेप्थ है, और इसकी ओवरऑल डेप्थ आपकी 550 है। ये मैंने अपनी तरफ से एक बीम मान ली। 8 मीटर काफ़ी लंबी बीम होती है, बट मैं चेक करना चाहता हूँ अगर बाई दी वे ऐसी सिचुएशन आपकी कैरियर में आ जाती है या आपका मकान बन रहा है वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी 8 मीटर बीम हो और आपको ये पता लगाना हो कि क्या मेरी ये बीम देना सही रहेगी कोड के हिसाब से, मैं कुछ रूल्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा हूँ। तो देखो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल से आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला वाला पॉइंट जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि एल बाई डी की वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चेक करके देखते हैं इस बीम के लिए। एल की वैल्यू 8 मीटर 8000 अपॉन इफेक्टिव डेप्थ डी 500 रखा तो 16 आ रही है, यानी कि 20 से कम है। इट मीन्स पहला क्लॉज आपका पास हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्लॉज मैंने आपको क्या बताया था, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेस्ट्रेंट, मतलब बीम की लेंथ कितनी है 8000
कोड इसके बारे में क्या कहता है कि ये वैल्यू क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रिस्ट्रेंट 60 बी और 250 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज लेस, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पहले इस वैल्यू को निकालते हैं। 60 बी वाला ये 15,000 mm आती है, ये 31250 आती है, विच एवर इज लेस, इसमें लेस कौन सा है, 15,000 mm। इसका मतलब कोड कहता है कि क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रिस्ट्रेंट आपकी 15,000 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी कितनी आ रही है, 8,000 mm। इसका मतलब दूसरा क्लॉज भी हमारा पास हो चुका है। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं इस 8 मीटर लंबी बीम और 250 बाई 500 के क्रॉस सेक्शन के लिए। तीसरा क्लॉज क्या है, तीसरा क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे क्लॉज में हमने क्या कहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम निकालेंगे, जो ऊपर अभी फॉर्मूला बताया था, और ये डिफ्लेक्शन आपका कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एज पर IS 456, वही जो भी बताया था मैंने ऊपर आपको सबसे पहले, L/350 और B7 विच एवर इज लेस, इससे ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन आपका नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है हमारे केस में। अब यहाँ पर सबसे पहले EI में पहले हम E की वैल्यू निकालते हैं। E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, जिसकी वैल्यू 5000 √FC के होती है। FC के 25 मान लिया है, इसकी वैल्यू निकल के 25,000 Nm² आ रही है। उसके बाद I की वैल्यू आप निकालेंगे। I की वैल्यू क्या होती है, BD³/12। B आपका क्या है यहाँ पर 250 mm है। D यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ नहीं है, ये ध्यान रखें आप। तो डी की सॉरी डी यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ होगी, क्योंकि क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पूरे क्रॉस सेक्शन कर लेंगे। ओके, तो BD³/12 का मतलब 250 mm B, और कैपिटल डी होगा आपका 550 mm। तो BD³/12 यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये सारी की सारी वैल्यू आप डिफ्लेक्शन पे यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखेंगे। इससे कैलकुलेट करके जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है वो 6.15 इंटू 10⁻³ mm आती है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमने निकाल लिया। अब कोड के हिसाब से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, इसकी सीमा कितनी है, 22.8 mm और 20 mm विच एवर इज लेस, यानी कि 20 mm लेस है इसमें। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन और इस लेंथ के लिए कोड कहता है कि आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 20 mm से ज़्यादा नहीं हो रहा है। हमने कैलकुलेट किया, डिफ्लेक्शन हमारा कितना आ रहा है, 6.15 10⁻³ इसका मतलब ये 20 mm से काफ़ी छोटा है। इसका मतलब हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी पास हो चुका है। हमारी जो मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है इससे कम है। इसका मतलब तीनों ही क्लॉज हम कोड के पास कर चुके हैं। ओके, तो ये मैंने आपको मोटे मोटे 4 या 5 पॉइंट बता दिए हैं। इस तरह से आप बीम की लेंथ को देख सकते हैं, क्या ये सूटेबल है या नहीं है। एक नोट मैंने नीचे से और लिखा, इट्स अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ओनली फॉर सूटेबिलिटी ऑफ लेंथ ऑफ बीम। इस पूरे जो आर्टिकल का मतलब आप ये ना समझ लें कि पूरी बीम डिज़ाइन हो गई है आपकी, ये सारे आप स्टैंडर्ड्स आपने फुलफिल कर दिए हैं। ये केवल एक प्रीलिमिनरी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है आपकी, जिससे आपने ये पता लगाया कि एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया है कि आपकी बीम पास होने के पूरे पूरे चांसेस है। बाकी जब आप डिज़ाइन करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा, ऐसे शेयर के लिए भी चेक करना पड़ेगा, वहाँ बी और डी में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह की क्रॉस सेक्शन इस लेंथ की बीम पास हो जाती है आपके आगे भी। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा एलेबोरेट कर दिया है 5 या 6 पॉइंट सारी चीज़ें कि बीम की लेंथ कितनी हो सकती है। और मुझे लग रहा है इसमें कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं हो तो आप कमेंट पे लिखें। और वीडियो ख़त्म करने से पहले बस मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको बनाने वाला हूँ जो आपको पूरी तरह से कहीं भी नहीं मिलेंगे। ओके, पूरे क्लॉज के हिसाब से बनाऊंगा, सारी चीज़ें जस्टिफाई कराऊंगा, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, और नहीं करेंगे तो फिर मैं ज़्यादा इस काम को नहीं कर पाऊँगा। तो एक सब्सक्राइब करें, और दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप नंबर में अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज़रूर शेयर करें, स्टेटस में डालें, ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।